तुम्हें होला दिमाग घुमाई रहा तुम्हें यार, जो काम करो ते करो नहीं यार, है ना होगा ऊपर खेले थोड़ा उसे रहते हैं यहाँ पे। और जो हमारी जो समाधियों की जगह है उन्होंने दबंगों ने कब्जा कर लिया है। अब वो हमारी जो बहू थी, लड़के की बहू थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। अब हम शमशान घाट में ले जाएंगे साहब, शमशान में ले जाएंगे। वहाँ पे हम गए तो वहाँ लोगों ने विरोध किया कि साहब ये विरोध करने वाले कौन कौन थे? गाँव गए थे। गांव के किस समाज के थे? ठाकुर समाज से। हाँ, कि ये हम लोगों की ये मरघट। नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक दलित व्यक्ति की बेटी की मृत्यु होती है और उसको शमशान घाट में जलाने पर ले जाया जाता है, जिसका कि विरोध ठाकुर समाज के लोग करते हैं। अब यहाँ पर ये एक तरीके से बहुत ही शर्मसार घटना है कि हम लोग मृत्यु पर भी जाति देखते हैं। मतलब कि इंसान की जाति उसके मरने के बाद भी नहीं जाती है। एक जाति ही है जो मरने के बाद भी नहीं जाती। ये जो कहावत है ये यहाँ पर पूरी तरीके से चरितार्थ हो जाती है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस तरीके से बहिष्कार किया जाता है दलितों का। तो फिर दलितों को ये समझना चाहिए कि वो किस तरह के हिंदू हैं। अगर वो शमशान घाट में भी जलाने के अधिकारी नहीं हैं, तो ये जो हिंदुओं का चोगा उन्होंने पहन रखा है, जो ये एक तरीके का ये भद्दा एक चोगा उन पर तमगा लगाकर केवल उन्हें चुनावों के लिए ही हिंदू बनाया जाता है, इस चोगे को उन्हें तुरंत उतार कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि हिंदू आप केवल हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान ही होते हैं। हिंदू धर्म में यही आपकी औकात है और इस औकात को आपको समझना होगा कि धर्म में आपकी औकात सिर्फ खरीदार की है। आप कभी दुकानदार नहीं बन सकते और धर्म में आप कभी सम्मान नहीं पा सकते। शमशान घाट में आपके शवों को जलाने का बहिष्कार किया जाता है, मंदिरों में आपका बहिष्कार किया जाता है, तो फिर आप क्यों ठोकर नहीं मार देते ऐसे शमशान घाटों को या मंदिरों को? और ऐसे धर्म को क्यों आप ठोकर नहीं मार देते कि जिस धर्म में आपको सम्मान नहीं मिल सकता, उस धर्म में बने रहने की आपको आवश्यकता ही क्या है? और इस तरह की घटनाएं एक नहीं है, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, रोज़ होती हैं, आए दिन होती हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ इतना कहकर निकल जाते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे गोली मार दो। इसमें भी वे दलितों के प्रति नफरत भड़काने का प्रयास करते हैं कि देखिए दलितों की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को खुद को गोली मारने की बात कहनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। अरे कोरोना का संकट चल रहा है, एक वैश्विक महामारी चल रही है। ये वैश्विक महामारी भी इन तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों की जो है मानसिकता में परिवर्तन नहीं कर पाई। ये तथाकथित उच्च वर्ग के जो लोग हैं, ये इस समय जो वैश्विक महामारी का समय है, इस समय भी भाईचारा नहीं निभा सकते। तो फिर काहे कि ये जो है हिंदू और काहे कि ये हमारे भाई बंधु होने का ढोंग करते हैं कि हम हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, हम परशुराम के वंशज। अरे आप परशुराम फरसा निकाल कर खड़ा हो जाता था, उसने अपनी माँ का सिर काट दिया। आप इस तरह के व्यक्ति की पूजा करने का दावा करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह का व्यवहार उन दलितों के साथ आप कर रहे हैं जिन दलितों ने जीवन भर बंधुआ मजदूर बन के आपकी जो है मजदूरी की, आपकी बेटियों की डोलियाँ उठाई, आपकी फसलें काटी, यहाँ तक कि आपके मैले तक को अपने सिर पर उन्होंने ढोया। इस तरह का आप व्यवहार करते हैं, इस तरह की आप भाईचारा बिल्कुल नहीं दिखा सकते। अब भी आप जो है दलित जो है अछूत का वो कर रहे हैं। 6ठी क्लास की परीक्षा में ये पढ़ाया जाता है कि दलित अनटचेबल है। अरे डिप्राइव लोग, दलित शब्द का एक सम्मान होता है। वो डिप्राइव्ड है, वो संघर्षशील है, उसने संघर्ष करके अपने अधिकारों को, आज अगर संविधान में उसे अधिकार दिए गए हैं तो अपने संघर्ष के बूते दिए गए हैं। किसी से भीख में वो अधिकार नहीं मिला है और आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जो है मनुवाद की, अब मनु की जो संतान है, एक दिन ऐसा आएगा, दुआ बद्दुआ का ये खेल है, इसे समझिए। दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस तरीके से आप प्रताड़ित मत कीजिए, वरना आप एक दिन आपकी हस्ती मिट जाएगी। अरे आप देश में हैं कितने? जरा सी अगर 10% हमारे लोगों की भी बुद्धि जागृत हो गई तो आपका नामो निशान मिट जाएगा इस देश से। तो इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। बल्कि हम ये नहीं चाहते कि आपका नामो निशान मिटे। हम तो ये चाहते हैं कि देश में सभी लोगों को समान रूप से रहने का अधिकार होना चाहिए और ये देश सबका है, लोकतांत्रिक है। इसलिए सबको, चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो सार्वजनिक भूमि हो, चाहे वो किसी भी तरह का ऐसा स्थान हो या धर्म से जुड़ा हुआ स्थान हो, पहले लोकतंत्र है फिर धर्म है। किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
है, इसमें हमारे सिवाय कोई भी इसमें दाह संस्कार नहीं कर सकता है। आपने चिता जला दी थी, वो चिता रख दी थी, क्या थी? चिता हमने डेड बॉडी को हटाया गया दोबारा? नहीं साहब, हमने वो चिता जमा के और जैसे ही हमने दाह संस्कार लगाना चालू किया इतने में वो आ गए, उन्होंने फिर मना कर दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे उस वीडियो में किसी महिला की अर्थी उठाई नहीं जा रही है, बल्कि देश के संविधान और कानून की अर्थी जलाई जा रही है। किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में जब विभिन्न सरकारें इस जातिवादी सवर्ण मीडिया के मुफीद यानी कि इनके हितों में काम करने वाली बनती है तो ये हल्ला मचाना शुरू करते हैं कि इस बार लोगों ने जातिवाद से उठ करके वोट दिया है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बिहार में आरजेडी, जेडीयू जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होगी तब तक जातिवादी रहेगी। जैसे ही बीजेपी के साथ आएगी तब जेडीयू और नीतीश कुमार विकासवादी बन जाते हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है शरद पवार तो उनकी पार्टी को वोट मिलना जातिवाद है, और अगर बीजेपी के मुफीद दिख रहे हैं तो वो जातिवाद नहीं है। इसी पैमाने से विश्लेषण करते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा जा रहा है कि जातिवादी एजेंडे से अलग है, क्योंकि इस समय सरकार का जो जातिवाद है वो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए बहुसंख्यक लोगों के जातियों और उनके जातिवाद को सूट करता है। इसलिए इस समय वो बताने की कोशिश करते हैं कि इस सरकार के राज में अब जातिवाद रहा ही कहाँ। इस तरह के जातिवादियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन खबरों में आप जाति का नाम छुपा करके उनको दबंग लिखने की कोशिश करते हैं, उनका जाति क्यों नहीं बताने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कोई पार्टी अगर खड़ी हो रही है तो आप उसको जाति विशेष की पार्टी साबित करने की कोशिश करते हैं, और अगर मुख्यमंत्री के जाति का कोई अपराधी निकल आया तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री से लिंक कर देते हैं। तो ऐसी खबरों में आप अपराधियों की जाति को गायब करके दबंग शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यही इस सवर्ण मीडिया का दोगला चरित्र है। खबर आगरा से है। आगरा के पास में एक थाना है अछनेरा, वहाँ का एक ठीक ठाक गांव है रायभा। उस गांव से खबर ये आई है कि अनुसूचित जाति के लोग अपने घर की एक बहू का अंतिम संस्कार करने के लिए उसको शमशान घाट तक ले गए। जो संस्कारों के लिए किया जाता है वो सब करके उन्होंने सबको अंतिम संस्कार के लिए रख भी दिया। अचानक से ठाकुर समाज के लोग वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जाति की किसी महिला की चिता नहीं जलाई जा सकती, इसलिए क्योंकि ये स्थान हमारे लिए आरक्षित है। ये जातिवाद नहीं है, क्योंकि ये जातिवाद परंपरा और धर्म शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल सही है। उस गांव के प्रधान के पति हैं बनवारी जादौन, यानी कि इसी ठाकुर समाज से आते हैं। वो उन नट समाज के लोगों को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये तो गांव की वर्षों पुरानी परंपरा है और आप लोग भी इस परंपरा। अब आप ये देखिए कि किस तरह से परंपराओं के नाम पर जो है एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। अरे परंपराएं जो होती हैं वैसे तो ये परंपरा ही गलत थी। किसी भी प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते, इस प्रकार से उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई सही परंपरा भी अगर पुराने समय में होती है और बदलते वक्त और बदलते हुए वक्त या बढ़ते हुए समय के परिप्रेक्ष्य में अगर वो सही ना हो तो परंपराएं फिर सड़ी और गली परंपराएं कहलाती हैं, जिनसे बदबू आने लगती है। जैसे नाली में रुका हुआ अगर पानी रुका हुआ हो और बहता ना चले तो उसमें बदबू हो जाती है। इसी प्रकार से अगर सही भी परंपराएं, ये तो खैर परंपरा ही इनकी गलत है, किस तरीके से ये दलितों का बहिष्कार करते हैं शमशान घाट में जलाने से। लेकिन अगर कोई सही परंपरा भी बहुत वर्षों पहले बनाई गई लेकिन वो आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बैठती तो ऐसी परंपराओं को तोड़ देना या ऐसी परंपराओं का नाश करना ही समझदारी होता है, क्योंकि नाले का रुका हुआ पानी बदबू करने लगता है। इसी प्रकार से सड़ी गली परंपराएं भी, रुकी हुई परंपराएं भी समाज में बदबू फैलाने का ही काम करती हैं। परंपराओं के नाम पर इस तरीके से तो परंपराओं के नाम पर ही देखिए किस तरीके से दलितों को उनके अधिकारों से बहुत सालों तक वंचित रखा गया, और फिर संविधान के लागू होने के बाद एक तरीके से दलितों के लिए कई तरह के कानून बनाए गए और SC ST OBC समाज के लिए OBC वर्ग को, पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण 1992 में मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया, जिसके बाद से भाजपा की राजनीति बिल्कुल ही ढेर हो गई थी।
फिर उसके बाद भाजपा ने आनन फानन में तुरंत ही रथ यात्रा निकालने का फैसला किया था। और रथ यात्रा के अंतर्गत आप जानते हैं कि वो रथ यात्रा मौत का फरिश्ता बनकर जहाँ से गुजरती थी वहाँ से अपने साथ लोगों को काल की गाल में समा लेती थी। उस रथ यात्रा को रोकने का जिम्मा भी उठाया था लालू प्रसाद यादव जी ने, और साथ ही जो बाबरी मस्जिद थी उसको ध्वंस होने से बचाया था मुलायम सिंह यादव ने। तो इस प्रकार से ओबीसी लोगों ने अपने ऊपर, ओबीसी नेताओं ने, जो हम लोगों के ओबीसी नेता हैं, उन्होंने अपने ऊपर हिंदू विरोधी होने का टैग लेना भी गवारा किया एक तरीके से। हिंदू आज जो है उन्हें हिंदू विरोधी के नाम पर संघी लोग, आरएसएस भाजपा के लोग खूब गालियां देते हैं, ये लोग हिंदू विरोधी है, लेकिन सही मायनों में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की ही रक्षा की थी। क्योंकि चाहे वो मंदिर टूटे या मस्जिद टूटे, एक तरीके से भारत की धर्मनिरपेक्षता का इसमें ह्रास हो रहा था। इसलिए इन दोनों नेताओं ने उस समय की स्थितियों को भांपते हुए ही मस्जिद को तोड़ने से बचाने के लिए मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी। और जिस तरीके से दंगे फैल रहे थे और लोग मारे जा रहे थे रथ यात्रा के पीछे, उस रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने भी रोककर एक तरह से धर्म निरपेक्षता की रक्षा की थी। लेकिन आज भी ये दोनों बहुजन नेताओं को संघी गाली देते हैं और इन्हें हिंदू विरोधी बताते हैं। तो इस तरीके से जो सड़ी गली परंपराएं हैं उनके दम पर ही भाजपा ने अपनी राजनीति कायम की है। और भाजपा, देखिए, अगर भाजपा का शासन है तो इस तरह से वो कभी भी परंपराओं की आड़ में, अब देखिए कि क्या कहते हैं, आपने ये सुना होगा कि सबरीमाला का एक मंदिर था, तो सबरीमाला के मंदिर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है क्या कह गए, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ कह गए कि कुछ ऐसे मंदिर होते हैं उनमें तो पुरुषों का आना भी प्रतिबंधित होता है, तो हम परंपराओं पर भला कैसे प्रहार कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए, परंपराओं पर यहाँ भी प्रहार नहीं किया जाएगा। और जैसे चल रहा है ऐसी सड़ी गली परंपराओं को तोड़ देना ही मुनासिब था। प्रधानमंत्री जी, आप ये क्यों नहीं समझते कि धर्म की परंपरा क्या किसी भगवान ने ऊपर से बैठकर बनाई हुई है? अरे ये परंपरा ये परंपरा जो है इंसानों ने बनाई है कि पुरुष नहीं जा सकते, महिलाएं नहीं जा सकती। ये कोई ऊपर से किसी भगवान ने परंपरा बनाई है? फिर भी आप इस तरह की बात करते हैं कि परंपराओं के खिलाफ। अरे परंपराओं को तोड़ डालिए। जो सड़ी गली परंपराएं आज के परिप्रेक्ष्य में जो प्रगति में बाधक हैं, ऐसी परंपराओं का तो तोड़ देना ही उचित है। फिर भी ऐसी परंपराओं के दम पर कब तक जो है भारतीय समाज चलता रहेगा और कब तक विकास से दूर रहेगा? देखिए, यही चीज़ें हैं। दलितों का अगर बहिष्कार, ये तो एक छोटी सी घटना है कि गांव में शवों को जलाने से बहिष्कृत किया गया। इसी तरीके से अगर दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, कहीं भी समान अधिकार नहीं दिए गए, तो ये देश देखिए ऐसे ही रहेगा। ये देश की तरक्की नहीं हो सकती। आपको अगर एक राष्ट्र बनाना है, एक देश की तरक्की करनी है, तो समान अवसर देने होंगे। पिछड़ी पुरानी सड़ी गली मानसिकता वाली परंपराओं को त्यागना ही होगा और एक नई विचारधारा को लाना ही होगा। क्योंकि देश का विकास ऐसे ही हो सकता है, लोकतंत्र लागू करके ही हो सकता है। पुरानी परंपराओं और राजशाही के आधार पर कभी भी देश विकसित नहीं हो पाएगा। उल्टा 10 साल या 20 साल आप पीछे ले जा रहे हैं देश को। को ना तोड़िए। अब चूंकि वो गांव के प्रधान हैं, उनको आगे भी वोट लेना है, तो बीच का रास्ता निकालते हुए कहते हैं कि इस परंपरा को ना तोड़ते हुए आप इस लाश का अंतिम संस्कार कहीं और जाकर के कर दीजिए। ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि की एक बहुत छोटी इकाई होता है, लेकिन होता तो जनप्रतिनिधि ही है। उसको अब देखिए कि ग्राम प्रधान जो होता है, एक तरीके से लोकतांत्रिक इकाई की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई आप समझ सकते हैं कि ग्राम प्रधान। और अगर आप किसी भी प्रकार से लोकतंत्र का अंग हैं, तो आपको ऐसी बात कहनी ही नहीं चाहिए कि इस परंपराओं का पालन करना चाहिए। अरे आप लोकतंत्र के हैं, लोकतंत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की परंपराओं को मानिए ना। आप किस तरीके से एक झूठी सड़ी गली परंपरा को ये कह रहे हैं कि आप जो है ये तो परंपरा चली आ रही है इसलिए आप जाकर शव का त्याग कीजिए। कम से कम अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का तो पालन कीजिए। आप लोकतंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लोकतंत्र संविधान के अनुसार कार्य कीजिए। संविधान जो कहता है, संविधान की शपथ लेकर हर कोई यहाँ पर आता है। भले ही आप ग्राम प्रधान हो, आप ग्राम की इकाई हैं और ग्राम भी लोकतंत्र का अंग है, तो केवल संविधान का आपको पालन करना चाहिए। फिर आपके लिए कोई धर्म, कोई परंपरा कुछ मायने नहीं रह जाता। केवल संविधान आपके लिए धर्म होना चाहिए और संविधान की परंपराएं ही उस धर्म की इकाई हैं और संविधान की परंपराओं का ही आपको पालन करना होगा। नीति निर्देशक तत्व में संविधान साफ कहता है कि इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संविधान अनुच्छेद 332 में साफ साफ कहता है कि दलितों को किसी भी तरह, आर्टिकल 15 में कहता है कि लिंग, जाति, वंश
के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व में जो है समाज राज्य कल्याणकारी राज्य की बात करने की बात करता है। तो फिर आप सब आज जो है लोकतंत्र से उठकर प्रधान होने के बावजूद आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। आपको प्रधान की गद्दी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। आप ये चोला उतार कर फेंक दीजिए और जाइए, आप कोई साधु सन्यासी बन जाइए, इससे अच्छा है, और अपने धर्म के पालन को ही आगे निभाइए। अगर आपको धर्म का ही पालन करना है तो प्रधान की कुर्सी पर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो वोट डाले जाते हैं वो भी संविधान और कानून के हिसाब से प्रक्रियाओं के तहत डाले जाते हैं। तो यानी कि चुनकर आया हुआ कोई व्यक्ति संस्कारों की, परंपरा की का निर्वहन की बात कैसे कर सकता है? उसको संविधान और कानून की बात करनी चाहिए थी। ये होना चाहिए था कि वो अपनी तरफ से पुलिस को फोन करता, पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाता। खैर, प्रधान बहुत छोटा आदमी होता है, वो अपने समाज के लोगों से बैर मोल नहीं ले सकता था, लेकिन पुलिस तो सामने खड़ी हुई थी। पुलिस इस बात में खुशी जता रही है, एक सीओ अछनेरा हैं वीएस वीर कुमार, वो इसी बात में खुश हैं कि पुलिस की मौजूदगी की वजह से कोई बड़ा विवाद होने से टल गया। हैसियत कहाँ थी इस सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों की कि वो ठाकुर समाज के लोगों से विवाद कर लेते? ये अपनी पीठ मत थपथपाइए, ये तो मजबूरी थी नट समाज के लोगों की कि वो विवाद नहीं कर सकते थे। इसलिए सजी सजाई चिता पर से लाश उठाने के बाद बगल के गांव में नगला लाल दास के शमशान घाट में जाकर के उनको अंतिम संस्कार करना पड़ा। पुलिस मूर्ख दर्शक बन के खड़ी रही। प्रधान ने जो किया वो किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में अगर लाश को वहां से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो लानत है ऐसे पुलिस वालों पर। उस पुलिस को सीख लेनी चाहिए। देखिए, अगर पुलिस की मौजूदगी में ये हो रहा है या ग्राम प्रधान ऐसा कर रहे हैं, तो ये पुलिस और ग्राम प्रधान दोनों ही संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, तो इनको अपने संवैधानिक पदों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। इन्हें संवैधानिक पदों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये इस तरह की मानसिकता के शिकार हैं और ये भी उसी का साथ दे रहे हैं जो बाहुबली है। अगर देखिए, अगर दलित को अगर अपना शव वहाँ से सजी सजाए शव को उठाकर दूसरे गांव ले जाना पड़ा, तो एक तरीके से दलित शोषित है। और जो बाहुबली है वो ग्राम प्रधान या दूसरे लोग हैं जिनके छत्र छाया में वो शव का जो संस्कार है, दाह संस्कार है, वो वहाँ नहीं हो सकता था। और अगर पुलिस ये सब कारनामा देख रही है कि किस तरीके से शव को उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है बेवश होकर, तो पुलिस एक तरीके से शोषित का नहीं, बाहुबली का साथ दे रही है। यानी कि पुलिस जिसे जो है रक्षक होना चाहिए जनता का, जिसे रक्षक होने का काम दिया गया है, वो असल में जो शोषित वर्ग है उनका भक्षक बन गई है। तो ऐसी पुलिस पे तो लानत है। ऐसी पुलिस को तो तुरंत अपनी वर्दी उतार करके फेंक देनी चाहिए, और ऐसी पुलिस को भी सीधे जो है केवल धर्म के ठेकेदारों की शरण में चले जाना चाहिए। ऐसे लोकतंत्र की शरण में आने की क्या आवश्यकता है? लोकतांत्रिक पद आपने क्यों धारण किया था? क्या कसम खाई थी आपने लोकतांत्रिक पद पर बैठते हुए कि आप शोषितों की मदद करेंगे, और बाहुबलियों की आप मदद कर रहे हैं। परंपराओं के नाम पर आप भी उनका साथ दे रहे हैं। आप पर भी लानत है। जो भी भाजपा शासित राज्य है उसमें पुलिस का रवैया यही रहता है। पुलिस कभी भी वंचित और शोषितों का साथ नहीं देती। और आप उदाहरण के लिए देखिए, कभी बहन जी की सरकार हुआ करती थी, मजाल थी कि कोई भी बाहुबली अपना सर उठा ले। मायावती की सरकार ने हमेशा ही बाहुबलियों का दमन करके हमेशा ही जनता को राहत पहुंचाई है। चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, हमेशा मायावती ने किसी धर्म विशेष के बाहुबली को ही परेशान किया हो, दूसरे धर्म के बाहुबली को छोड़ दिया, वैसा नहीं किया। जो भी बाहुबली था और जो भी जिससे भी जनता त्रस्त थी, उसको सबक सिखाने का कार्य बहन जी ने वहाँ पर जा कर के किया था। तो बहन जी की सरकार अगर सत्ता में आती तो इस तरह की परेशानियाँ आपको ना उठानी होती। अब आपको ये लोग तो देखिए अपनी आदत से बाज आने वाले नहीं हैं। ये तो संविधान का विरोध करने का तो इन्होंने एक तरीके से प्रण करके ही आए हैं इस सत्ता में। भले ही चिल्लाते रहेंगे हम संवैधानिक पद पर बनकर आए हैं, लेकिन ये संविधान की मर्यादा को ताड़ कर रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस संविधान का पालन नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपको मूल समस्या को समझना ही होगा। मूल समस्या सत्ता की समस्या है। सत्ता अगर बदल जाएगी तो उदाहरण के तौर पर बहुत कुछ बदल जाएगा। आपको एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता है जो संवैधानिक नियमों पर चलने वाली सत्ता हो, ना कि जो कि राजशाही पर या मनुस्मृति पर काम करे। तो आपको ये समझना होगा कि आपके हित में क्या है और आपके प्रतिकूल क्या है। देखिए, ये लोग तो बाज आने वाले नहीं हैं। कितना ही हम लोग चिल्ला लें,
कितना ही, वैसे तो इन्होंने सब कुछ ताक पर रख दिया है, अपने आप को एक तरीके से, अपनी आत्मा को इन्होंने गिरवी रख दिया है। लोकतंत्र की भी इन्होंने फिक्र नहीं की, एक तरीके से बाहुबलियों की शरण में ये बिल्कुल अपनी आत्मा को बेच चुके हैं। तो अब हम लोगों को ही तय करना है कि हम लोगों को आगे क्या करना होगा। 2016 में मध्य प्रदेश के खंडवा से इसी तरीके की एक खबर आई थी, जब एक दलित महिला के अंतिम जो संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसकी शव यात्रा को सुंदरलाल गुर्जर के परिवार ने अपने खेतों से नहीं गुजरने दिया था। उस समय भी पुलिस सामने आई थी, पुलिस ने अपनी मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया था। होना यहाँ भी ऐसा चाहिए था कि पुलिस चूंकि जिम्मेदार है संविधान और कानून के प्रति, ना कि वो धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलती है, ना मनुस्मृति के हिसाब से चलती है, इसलिए यहाँ पर संस्कार और परंपरा की बात नहीं आनी चाहिए थी। मैं यही कहता हूं कि इस देश के लोगों के अंदर मानवता से बड़ा जातिवाद है। एक अनुसूचित जाति की महिला अगर वहां जला दी जाती, गांव के ठाकुरों का कौन सा सम्मान चला जाता। सोचिए, इस देश के लोगों के अंदर जातिवादी चरित्र इस हद तक हावी है कि एक महिला का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। सजी सजाई चिता के बाद भी उस महिला की लाश उठा करके दूसरे शमशान पर ले जाना पड़ा। पूरा प्रशासन इस मामले में अपनी फीट इसलिए तपतपा रहा है कि उसने कोई विवाद नहीं होने दिया। ये नहीं सोच रहा है कि उसकी मौजूदगी की वजह से इस देश का संविधान और देश की कानून व्यवस्था ही उस चिता में दफन हो गई है। इस जातिवादी मीडिया का दोगला चरित्र देखिए। यहाँ उन दबंगों को सीएम की जाति से नहीं जोड़ा जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में यही लोग, हालांकि छोटी छोटी घटनाओं को मुख्यमंत्री से सीधे जोड़ देना मैं भी उचित नहीं मानता, लेकिन पैमाना, पैरामीटर एक ही होना चाहिए। मैं मीडिया के उन दोगले लोगों से पूछता हूं जो पहले घटी छोटी घटनाओं में अगर अपराधी कहीं धोखे से मुख्यमंत्री की जाति का निकल आए तो सीधे सीधे उसको जातिवाद से लिंक कर देते थे, अब वो कहां पैमाना चला गया। आखिर इस प्रदेश का दोगला मीडिया इतने अपहरण के बाद, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन के बाद, विकास दुबे जैसे अपराधियों द्वारा 8 पुलिस वालों के मारे जाने के बाद भी आखिर कब इस प्रदेश में योगी राज को जंगल राज लिखेंगे? क्या आपके जंगल राज का पैमाना केवल कुछ जातियों तक सीमित है? और अगर आपकी पसंदीदा पार्टियां जो आपके सवर्णवाद को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं, वो पार्टियां अगर राज करेंगी तो उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो जाए, रेपों की संख्या बढ़ती चली जाए, महिलाओं पर अत्याचार की संख्या बढ़ती चली जाए, बलात्कार बढ़ जाए, अपराध बढ़ जाए, मर्डर बढ़ जाए, पत्रकारों पर हमले बढ़ जाएं। लेकिन मजाल है जो आपकी लेखनी से इस प्रदेश को जंगल राज लिख दिया जाए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर